ओके बेटा, अभी इसमें देखो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट करना है, जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो वो ब्रीदिंग हम लोग करते हैं यहाँ पर सबसे पहले। अभी देखो ब्रीदिंग में हम लोगों ने बात करनी है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन की। पॉइंट इज क्लियर। तो ब्रीदिंग में बेसिकली हमारे पास दो तरह के प्रोसेस होंगे। एक प्रोसेस है जिसको नाम यहाँ पर दिया जाता है इनहेलेशन का, और एक आपके पास आता है एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन इज ऑल्सो नोन एज द इंस्पिरेशन, जिसमें आप इनटेक करते हो ऑक्सीजन का। और एक्सहेलेशन जो है वो बेसिकली बेटा आपके पास एक्सपीरेशन है। एक्सपीरेशन का मतलब होता है जिसमें रिमूवल होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इनहेलेशन में देयर विल बी द इनटेक ऑफ गैस विच इज ऑक्सीजन। और ये जो प्रोसेस आप लोगों के पास है, ये कैसा प्रोसेस होता है? इट इज बेसिकली द एक्टिव प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होगा? एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव उसको बोला जाता है जिसमें मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रहेगा और आपको एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है, खर्च करनी पड़ती है, तो वो एक्टिव प्रोसेस है। अगर आप एक्सहेलेशन की बात करोगे तो एक्सहेलेशन का यहाँ पर हमारे पास मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो प्रोसेस है बेटा, ये बेसिकली हम लोगों के पास एक पैसिव प्रोसेस है। पैसिव का मतलब होता है जिसमें मसल्स का रिलैक्सेशन रहेगा, सो यू डू नॉट हैव टू यूज द एनर्जी। तो आपके केस में जो इनहेलेशन है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, और जो एक्सहेलेशन है वो बेसिकली आपका पैसिव प्रोसेस है। अब बेटा इन दोनों को एक बार अच्छे से समझ लो। जब भी देखो आप ब्रीदिंग करोगे तो ब्रीदिंग में कौन कौन से पार्ट्स हैं बॉडी के जो इन्वॉल्व होंगे? ब्रीदिंग में सबसे पहला जो पार्ट आपका इन्वॉल्व होगा वो आपके पास आते हैं रिब्स, जिनको हम हिंदी में पसलियां भी बोलते हैं, जो टोटल 12 पेयर हैं, जो आपकी थोरैसिक कैविटी में है, ठीक है। रिब्स के साथ एक बोन आती है जिसको स्टर्नम बोला जाता है, जो आपकी चेस्ट कैविटी के बिल्कुल बेटा सेंटर में होती है। समझ रहे हो? आगे की तरफ वेंट्रल साइड पे बिल्कुल सेंटर पे एक बोन है जिसको स्टर्नम बोला जाता है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास आता है उसको डायाफ्राम बोलते हैं। डायाफ्राम जो है वो डोम शेप मस्कुलर पार्टीशन है, जो आपकी थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करेगा, ठीक है। और तीसरा बेटा इसमें आप लोगों के पास मसल्स आते हैं। मसल्स को बेसिकली यहाँ पर नाम दिया जाता है इंटरकोस्टल मसल। क्लियर? क्या बोलते हैं मसल्स को? इंटरकोस्टल मसल। अभी जो देखो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये बेसिकली हमें कहाँ मिलते हैं? दीज मसल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स। ये आपको रिब्स के बीच में मिलेंगे। तो रिब्स के बीच में जैसे सपोज करो ये हम बनाते हैं वन पेयर ऑफ रिब, सेकंड पेयर ऑफ रिब, थर्ड पेयर ऑफ रिब, देन फोर्थ पेयर ऑफ रिब, ठीक है। और ये बेसिकली आप लोगों के पास अटैच होते हैं सेंट्रल बोन से। इस बोन को यहाँ पर नाम दिया जाता है स्टर्नम, और इसको हम मान के चलते हैं ये आपके क्या है? रिब्स। तो बेटा रिब्स के बीच में जो ये मसल्स प्रेजेंट होंगे, इन मसल्स को नाम दिया जाता है इंटरकोस्टल मसल। तो इंटरकोस्टल मसल कौन से मसल्स हुए? द मसल्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स, जो रिब्स के बीच में है। तो ये चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके पास, इनको ध्यान से देख लो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पर हम जो प्रोसेस करेंगे वो हम लोगों के पास है दिस पार्ट विच इज नोन एज द इनहेलेशन, यानी कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो बेटा इनहेलेशन एक्टिव प्रोसेस है, तो एक्टिव में मसल का होगा कॉन्ट्रैक्शन एंड वी हैव टू स्पेंड द एटीपी एनर्जी। तो देखो सबसे पहला पॉइंट आपके पास क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल डायाफ्राम जो है, बिकॉज वो मस्कुलर है, तो बेटा डायाफ्राम के जो मसल्स होंगे वो मसल्स यहाँ पर क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब मसल्स देखो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो नॉर्मली डायाफ्राम हमारे पास कैसा है? डोम शेप है। लेकिन जब इसके मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डायाफ्राम नीचे को चला जाता है, मतलब डायाफ्राम कैसा हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। सो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड इट मूव्स डाउनवर्ड, नीचे को आ जाता है, फ्लैट हो जाता है। तो जब बेटा डायाफ्राम नीचे को जाएगा तो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा ना। अगर डायाफ्राम आप नीचे को करोगे तो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा। क्लियर? सेकंड पॉइंट आपके पास क्या आता है? सेकंड हम बात करते हैं बेटा इंटरकोस्टल मसल्स की, द मसल्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स। अब ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये मसल्स यहाँ पर क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो किसका मूवमेंट होगा? मूवमेंट होगा रिब्स का और मूवमेंट होगा स्टर्नम का। जो हमारा रिब्स और स्टर्नम है, दे मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ मूव करेंगे। तो जब रिब्स और स्टर्नम बेटा अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करते हैं
ठीक है। अभी जैसे ये रिब्स हैं, सोचो ये आपके रिब्स हैं, 10 से 12 पेयर जो हैं, ये अब आउटवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ आते हैं, तो ओवरऑल थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब से आपका जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम यहाँ पर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो वी कैन से द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस। अब आपको पता है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो डेफिनेटली प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो थोरेसिक कैविटी के अंदर होते हैं लंग्स, थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। तो अगर बेटा थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो यानी कि लंग्स के अंदर प्रेशर क्या हो गया, गिर गया, तो प्रेशर हो गया डिक्रीज। ठीक है, और ये इतना कम हो जाता है कि इसकी वैल्यू चली जाती है नेगेटिव में। सो देयर इज नेगेटिव इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। कैसा प्रेशर आ जाएगा, नेगेटिव इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, लंग्स के अंदर कैसा प्रेशर आ गया, नेगेटिव। इंट्रा का मतलब होता है अंदर, पल्मोनरी मतलब लंग्स, तो लंग्स के अंदर कैसा प्रेशर क्रिएट हो गया, नेगेटिव प्रेशर। अब एयर जो आपने इनहेल करनी है वो बाहर से करनी है। ठीक है, तो बाहर क्या है, बाहर बेटा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है हायर प्रेशर पे, और लंग्स के अंदर प्रेशर गिर चुका है। तो गैसेस हमेशा कैसे डिफ्यूज करती हैं, फ्रॉम हायर प्रेशर टुवर्ड्स लोअर प्रेशर। तो सारा का सारा ऑक्सीजन जो कि बाहर एटमॉस्फेयर में है वो डिफ्यूज करके चला जाता है हमारे लंग्स में, क्योंकि लंग्स में प्रेशर कम है। तो जब ऑक्सीजन बाहर से आपके लंग्स में चला गया थ्रू रेस्पिरेटरी पाथवे, तो बेटा इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया, इंस्पिरेशन और इनहेलेशन, दैट इज द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। तो दो जगह देखो मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक तो बेटा डायाफ्राम के मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक आपके इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से वो फ्लैट हो जाता है तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। रिब्स और स्टर्नम अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करेंगे तो फिर से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसके अंदर प्रेशर गिरेगा, तो देयर विल बी नेगेटिव इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, कि लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर आ गया। तो बेटा ड्यूरिंग द इनहेलेशन डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो डायाफ्राम नीचे को जाएगा, एरो चेक करो, इसका मतलब है डाउनवर्ड पोजीशन। रिब्स और स्टर्नम जो है वो रेज्ड हो जाते हैं, रेज्ड का मतलब ऊपर को जाएंगे, दे मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। क्लियर। देन उसके बाद हमारी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो इमीडिएट जो हमारी एयर है वो बाहर से कहाँ जाएगी, सीधा लंग्स के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन और इनहेलेशन। पॉइंट इज क्लियर। अब इसके बाद बेटा सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड हमारे पास कौन सा आता है, सेकंड है एक्सहेलेशन, जिसको नाम दिया जाता है एक्सपीरेशन। क्लियर। अब यहाँ देखो जो जो चीजें आपने इनहेलेशन में करी वो आप एक्सहेलेशन में आके सब ऑपोजिट कर दोगे, समझ रहे हो। देखो यहाँ पर डायाफ्राम के मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो यहाँ पर बेटा हम डायाफ्राम के मसल्स को क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। तो डायाफ्राम के जो मसल्स हैं वो यहाँ पर क्या हो गए, रिलैक्स हो गए। तो जो डायाफ्राम हमारा फ्लैट था वो वापस कैसा हो गया, डोम शेप हो गया। तो वापस से हमारा डायाफ्राम डोम शेप हो जाएगा। तो जब बेटा डायाफ्राम डोम शेप होगा, देखो यहाँ पे डायग्राम पे डायाफ्राम रिलैक्स हुआ एंड इट इज आर्क्ड अपवर्ड। आर्क्ड अपवर्ड का मतलब फिर से ऊपर की तरफ गया, वापस से डोम शेप हो गया। तो जब ये वापस ऊपर जाएगा तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डायफ्राम ऊपर को आ गया तो वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी का डिक्रीज हो गया। यहाँ पर आपने इंटरकोस्टल मसल को क्या करवाया था, कॉन्ट्रैक्ट करवाया था। तो यहाँ पर जो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये मसल्स यहाँ पर क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। ठीक है, वहां कॉन्ट्रैक्शन तो यहाँ पे रिलैक्सेशन। तो बेटा इनके रिलैक्सेशन से जो हमारा स्टर्नम है और जो हमारा रिब्स है वो अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। पुरानी पोजीशन मतलब अंदर की तरफ और नीचे की तरफ। ठीक है, क्योंकि आपने अपवर्ड किया था तो अब डाउनवर्ड होगा, आपने बेटा आउटवर्ड किया था तो अब इनवर्ड होगा। तो अंदर की तरफ और नीचे की तरफ आ गए, तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल पोजीशन।
तो जब ये बेटा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस जाएंगे तो इस वजह से हमारी थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि देयर विल बी पॉजिटिव इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। दैट मीन्स कि लंग्स के अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव में, सो देयर इज अ पॉजिटिव इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स के अंदर है एंड इट इज प्रेजेंट एट अ हायर प्रेशर, तो बेटा वो लंग से डिफ्यूज करके चली जाती है बाहर एयर में, क्योंकि गैसेस हमेशा कैसे डिफ्यूज करती हैं, फ्रॉम द हायर प्रेशर टुवर्ड्स लोअर प्रेशर। तो जब एयर यानी कि फाउल गैस विच इज कार्बन डाइऑक्साइड वो निकल के चली गई लंग से बाहर, तो इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया, एक्सहेलेशन। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, दोनों को मिला के आपके पास बनता है ब्रीदिंग प्रोसेस। पॉइंट समझ में आ गया? बस इतना चीज का ध्यान रखना है कि जब आप इनहेलेशन करोगे तो इनहेलेशन में हमेशा कॉन्ट्रैक्शन होगा, और एक याद कर लो दूसरा आपको वैसे याद हो जाएगा, समझ रहे हो? इनहेलेशन में आप कॉन्ट्रैक्शन करवाओगे तो एक्सहेलेशन में आपके पास क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। बस एक याद कर लो, दूसरा बिल्कुल उसका टोटल ऑपोजिट है बेटा। इवन अगर आप डायग्राम भी चेक करोगे तो देखो डायग्राम पे बिल्कुल एक याद कर लो, दूसरा वैसे याद हो जाना है। डायाफ्राम रिलैक्स हुआ, वापस डोम शेप हो गया, तो वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी का डिक्रीज हो गया। रिब्स और स्टर्नम अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस आएंगे, फिर भी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो इससे एयर बाहर जाएगी बिकॉज अंदर प्रेशर बढ़ चुका है, सो एयर विल मूव फ्रॉम द हायर प्रेशर टुवर्ड्स लोअर प्रेशर। पॉइंट इज क्लियर? तो ये बेटा आप लोगों ने दो चीजें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और दूसरा एक और चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर जब डायाफ्राम का देखो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो नीचे को आता है, तो उससे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करता है। तो ये जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना आपके पास, इट इज इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का मतलब क्या होता है, ऊपर से लेके नीचे तक, या फिर आप ये बोलो आगे से लेके पीछे तक, ऊपर से लेके नीचे तक जितना वॉल्यूम है वो सारा इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो देयर इज अ इंक्रीज इन द वॉल्यूम अलोंग द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस व्हेन द डायाफ्राम अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, और इसका ऑपोजिट कब होगा, जब आपका डायाफ्राम रिलैक्स करेगा। हाँ जी बेटा, स्लाइड इज क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? पॉइंट समझ में आ गया सभी बच्चों को? Put the thumbs up on the screen if the given process is clear to everyone. वापस एक बार जाके अपना YouTube पे रिवाइज जरूर करना है इसको, अगर बीच में कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अब मैं 2-3 पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट करवा देती हूँ जो बेटा ब्रीदिंग से रिलेटेड है, तो उनको भी आप ध्यान से समझ लो जरा। एक तो देखो प्रोसेस आप लोगों ने करना है, दूसरा आप यहाँ पर याद करोगे कि एक हेल्दी एडल्ट में, जो हमारे पास एक हेल्दी नॉर्मल एडल्ट है ह्यूमन के केस में, उसमें बेटा ब्रीदिंग रेट क्या रहता है, व्हाट इज द ब्रीदिंग रेट हमारे केस में, तो 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट, इतना आपका ब्रीदिंग रेट रहेगा एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट में। वन थिंग। और सेकंड, अगर आपने इसको मेजर करना है तो कौन सा डिवाइस है बेटा जो ब्रीदिंग रेट मेजर करने के लिए यूज होता है, दैट डिवाइस इज कॉल्ड स्पाइरोमीटर। तो ये भी दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है, एक तो ब्रीदिंग रेट और किससे आपने उसका ब्रीदिंग रेट मेजर करना है, दैट डिवाइस इज कॉल्ड स्पाइरोमीटर। तो ये बेसिकली आप लोगों ने करना था बेटा ब्रीदिंग में। स्लाइड में आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है? थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए अगर आपको स्लाइड चाहिए तो आप यहाँ से अपनी नोट्स में ऐड करोगे, तो इसमें आपको सारा कुछ लिखा हुआ है जो मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है यहाँ पर। और इवन अगर आप ये वाली स्लाइड देखो तो यहाँ पर कंप्लीट आपको एक ब्रीफ वो मिल जाएगा बिटवीन द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान से नोट करना, जब नोट्स बनाओगे तो आप ऐसे बना सकते हो, डिफरेंस की फॉर्म में लिखोगे ना तो याद करना इजी रहेगा आपको। क्लियर? अब उसके बाद हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पर ना ये सारे पॉइंट्स याद करने वाले और इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं नीट में। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स का और कैपेसिटीज का। नाउ व्हाट इज द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम? कितना अमाउंट ऑफ एयर लंग्स के अंदर एंटर करेगा, कितना अमाउंट ऑफ एयर हम बाहर रिलीज कर सकते हैं,
कितना अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स जो हैं वो होल्ड कर सकते हैं, तो इनको बेसिकली बेटा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बोला जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। और जब आप वॉल्यूम को आपस में कंबाइन करते हो तो फिर कैपेसिटीज बनती है। तो पहले आप वॉल्यूम्स क्लियर कर लो। 4 तरह का वॉल्यूम है। नंबर 1 इज कॉल्ड द टाइडल वॉल्यूम, जिसको टीवी बोला जाता है। Tidal volume is the volume of air inspired or expired during a normal respiration। जैसे अभी आप बैठे हो, लेटे हो, मतलब आप रेस्टिंग पोजीशन पे हो। तो रेस्टिंग पोजीशन पे जब आप ब्रीदिंग करोगे तो कितना अमाउंट ऑफ एयर आप अंदर लेके जा सकते हो या कितना अमाउंट ऑफ एयर आप रिलीज करोगे, दिस इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। इसको क्या बोला जाता है? टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम आपको दिया है 50 ml पर ब्रीथ। ये जो 500 ml आपको दिया ना, सॉरी दिस इज पर ब्रीथ, ठीक है। तो 500 ml टीवी हमें दिया जाता है पर ब्रीथ। एक बारी की ब्रीथ में हम या तो 500 ml अंदर लेके जाएंगे या 500 ml बाहर रिलीज करेंगे। दिस इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। इसको क्या बोला जाता है? टाइडल वॉल्यूम। अब लेकिन बेटा हमें अगर हम देखें तो हम 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीद करते हैं। दिस इज द ब्रीदिंग रेट ऑफ अ एडल्ट ह्यूमन, हेल्दी ह्यूमन। ठीक है, 1 मिनट में हम इतनी बार ब्रीदिंग करते हैं। तो अगर 1 मिनट की टाइडल वॉल्यूम निकालनी हो तो फिर क्या करोगे? You will multiply either 12 into 500 or you can say 16 into 500। यही करोगे ना आप यहाँ पे, ठीक है। तो it will become 6000 to 8000 मिलीलीटर। इतनी अप्रोक्सीमेट आपके पास वैल्यू आ जाती है किसकी? टाइडल वॉल्यूम की पर मिनट। सो दिस इज द टाइडल वॉल्यूम पर मिनट। तो सम टाइम इसको हम नाम देते हैं मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। क्या बोला जाता है इसको? मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। और यही चीज बेटा एनसीईआरटी में आपको दी भी है। Healthy man can inspire or expire approximately 6000 to 8000 ml of air per minute। तो ये पर मिनट कैसे निकालनी है? ऐसे निकालनी है, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं बेटा सेकंड पार्ट पे। सेकंड आपके पास आता है आईआरवी। आईआरवी का मतलब होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखो, जो आप नॉर्मली अंदर ले सकते हो वो तो टाइडल वॉल्यूम है, जो आप नॉर्मल ब्रीदिंग के थ्रू ले सकते हो। लेकिन सम टाइम होता है हम फोर्सफुली ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, फोर्सफुल लंबी सांस लेते हैं, फोर्सफुल ब्रीदिंग होती है। तो उसमें जो एयर जाती है वो एडिशनल एयर है। नॉर्मल तो 500 आपने लेना ही लेना ना, लेकिन 500 के अलावा जो आप एक्स्ट्रा अंदर ले सकते हो बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन, उसको क्या बोलते हैं? IRV। सो इट इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन। वैल्यू कितना है? 2500 ml से लेके 3000 ml। सेम तरीके से बेटा ERV आता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कि वो एयर जो आप एक्स्ट्रा बाहर निकाल सकते हो। जो नॉर्मली आप रेस्टिंग पोजीशन पे निकाल रहे हो वो तो टीवी है, लेकिन टीवी के अलावा जो एयर आप फोर्सफुली निकाल सकते हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे जोर से सांस छोड़ना, तो उसमें तो आप फोर्सफुली निकाल रहे हो ना, जबरदस्ती निकाल रहे हो। तो इट इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपीरेशन। तो इसका वैल्यू कितना है? 1000 से लेके 1100 ml तक, ठीक है। फिर हमारे पास आता है बेटा आरवी। आरवी का मतलब क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोला जाता है इसको? रेजिडुअल वॉल्यूम। देखो, मान के चलो आप लोगों ने फोर्सिबल एक्सपीरेशन किया। आप लोगों ने क्या किया? फोर्सिबल एक्सपीरेशन किया, मतलब फोर्सफुल, जोर से सांस छोड़ा, ठीक है। तो जब आपने बेटा फोर्सिबल करा, अगर आप देखो नॉर्मल करते हो, इफ यू गो फॉर द नॉर्मल एक्सपीरेशन, है ना, जस्ट कंसीडर यू आर डूइंग नॉर्मल एक्सपीरेशन। तो नॉर्मल एक्सपीरेशन पे जो आप निकालोगे वो तो 500 ml है, वो तो टीवी है, इतना निकाल सकते हो नॉर्मली। फोर्सफुली जो आप निकालोगे वो ERV है ना। फोर्सफुली जो निकालोगे वो ERV है, नॉर्मली जो निकालोगे वो टीवी है। टीवी तो आप करोगे ही करोगे, लेकिन आप टीवी के अलावा क्या कर रहे हो? ERV, फोर्सफुल एक्सपीरेशन। इतना करने के बावजूद भी कुछ एयर जो है वो हमारे लंग्स में बच जाती है।
इतना करने के बावजूद भी जो एयर हमारे लंग्स में बच गई उसको हमने बोल दिया रेजिड्यू, सो दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। कितना वैल्यू है? 1100 से लेके 1200 ml तक। पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ जी बेटा, वॉल्यूम्स क्लियर हुई सभी बच्चों को? पुट द थम्स अप ऑन द स्क्रीन अगर सभी बच्चों को वॉल्यूम्स क्लियर हो गई हैं। ध्यान से याद करो, टीवी है जो आप नॉर्मली या तो अंदर लेते हो या सांस छोड़ते हो, दैट इज 500 ml पर ब्रीथ, पर मिनट का निकालना है तो वो भी मैंने आपको बता दिया। फोर्सफुली अगर आप जो अंदर लोगे वो IRV है, जो फोर्सफुली आप बेटा रिलीज करोगे वो ERV है, ठीक है। और फोर्सफुल करने के बावजूद भी जो एयर आपके लंग्स में बच गई उसको आपने क्या नाम दे दिया? रेजिडुअल वॉल्यूम। पॉइंट इज क्लियर? तो ये हो गया हम लोगों के पास यहाँ पर वॉल्यूम्स के बारे में। अब हम चलते हैं बेटा कैपेसिटीज के ऊपर। अब आप कैपेसिटी याद करो, आपने कैपेसिटी कैसे करनी है। देखो, कैपेसिटीज होंगी जब हम वॉल्यूम्स को एड अप कर देंगे तो उससे कैपेसिटीज बनती हैं। जैसे कि सबसे पहले कौन सी है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, दैट इज IC। कितना एयर आप अंदर ले सकते हो, कितनी कैपेसिटी है आपकी। देखो, नॉर्मली जो आप ले सकते हो वो तो टीवी है, और जो फोर्सफुली ले सकते हो वो क्या है? IRV। यही होगा ना। नॉर्मली आप क्या लोगे? टीवी लोगे। फोर्सफुली क्या लोगे? IRV लोगे। दोनों को ऐड कर दो, वो आपकी कैपेसिटी हो गई कि आप कितना एयर इंस्पायर कर सकते हो। तो टीवी का वैल्यू कितना है? 500, और IRV मान के चलो 3000 ml। तो ये टोटल हमारा कितना बन गया यहाँ पर? अप्रोक्सीमेटली 3500 ml, ठीक है। सो इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन। आपने नॉर्मल एक्सपीरेशन किया, नॉर्मल सांस छोड़ा, उसके बाद आप कितना और अंदर लेके जा सकते हो, कितनी कैपेसिटी है आपकी, दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। क्लियर? तो इसमें आपके पास एक टीवी है और एक आता है IR। फिर इसमें सेकंड आता है बेटा EC। EC का मतलब है एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। अब एक्सपीरेटरी का मतलब क्या हुआ? सांस छोड़ना। कितना अमाउंट ऑफ एयर एक पर्सन एक्सपायर कर सकता है आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। आपने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, नॉर्मल सांस अंदर लिया, अब आप कितना बेटा फाउल गैस या एयर एक्सपायर कर सकते हो, वो आपकी कैपेसिटी है। तो नॉर्मली जो आप रिलीज करते हो वो तो टीवी है, लेकिन जो आप फोर्सफुली करते हो वो क्या है? ERV। तो दोनों को ऐड कर दो, सो इट इज 500 प्लस 1100, तो ये हो गया 1600 ml। क्लियर? तीसरा हमारे पास आता है FRC। FRC का मतलब है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्लियर? अब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ? देखो, आपने क्या करना है? नॉर्मल एक्सपीरेशन करना है। समझो, आपने क्या किया? नॉर्मल एक्सपीरेशन किया। तो जब आपने नॉर्मल एक्सपीरेशन किया तो मतलब टीवी रिलीज हो गया, है ना। तो बेटा जब आप नॉर्मल एक्सपीरेशन करोगे तो अमाउंट ऑफ एयर जो फिर भी लंग्स में बची है वो कौन सी है? वो ERV है, क्योंकि आपने नॉर्मल एक्सपीरेशन किया, आपने फोर्सफुल नहीं किया। अगर आपने नॉर्मल किया तो 500 ml निकल गया, लेकिन ERV विच इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि फोर्सफुली निकल सकती थी, वो तो नहीं निकली ना, वो तो लंग्स में ही पड़ी है क्योंकि आपने नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, ठीक है। अगर मान के चलो आप फोर्सफुली कर भी दो, अगर आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर भी दो तो फिर ERV तो निकल गया, लेकिन फोर्सफुल करने के बावजूद भी कुछ एयर आपके लंग्स में बचती है, वो आप नहीं निकाल सकते। उसका नाम क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम, है ना। तो जो अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में बच गया जब हमने नॉर्मल एक्सपीरेशन किया, नॉर्मल, जब आप बेटा नॉर्मल एक्सपीरेशन करोगे तो बस आप टीवी निकालोगे, ERV तो नहीं निकाल सकते ना, वो तो लंग्स में ही बची है, और RV तो वैसे भी नहीं निकलेगा। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ? ERV प्लस RV, ठीक है। तो ERV का वैल्यू हमारे पास है 1100 और RV इज अप्रोक्सीमेटली 1200। तो ये टोटल हमारे पास यहाँ पर बन गया अप्रोक्सीमेटली 2300। क्लियर? तो ये अप्रोक्सीमेटली 2300 ml इज द FRC। फिर आता है बेटा वाइटल कैपेसिटी। वाइटल का मतलब होता है सर्वाइवल, आपके सर्वाइवल के लिए क्या जरूरी है।
आपके सर्वाइवल के लिए टीवी जरूरी है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में तो आपको टीवी चाहिए, है ना। लेकिन अगर इमरजेंसी आ गई तो उस केस में पर्सन जोर से सांस भी लेता है, जोर से सांस भी छोड़ता है, वो भी जरूरी है। तो मतलब आपने क्या करना है, वो सारी एयर इंक्लूड करनी है जो आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो कौन कौन सी है, यू हैव ERV, ठीक है। एक आपके पास कौन सी आती है, ERV, टीवी एंड IRV। अब आप इसमें बेटा RV इंक्लूड नहीं करोगे, तो हमने ऐड करना है टीवी प्लस ERV प्लस IRV, तीनों को ऐड कर दो, जो भी आपका वैल्यू आएगा दैट इज नोन एज द VC, VC इज नोन एज द वाइटल कैपेसिटी। पॉइंट इज क्लियर। तो वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ एयर a person can breathe in after a forced expiration। आपने बेटा फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया, जोर से सांस छोड़ा जबरदस्ती, फिर आपने बहुत सारी एयर अंदर ले ली, मैक्सिमम जितनी ले सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। आपने फोर्सफुली एयर अंदर ली और उसके बाद आपने उसको फोर्सफुली रिलीज भी कर दिया, तो दोनों को मिला के क्या बनेगा, वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में तीनों वॉल्यूम्स आ जाती हैं, टीवी प्लस ERV प्लस IRV। तो जो बेटा आपके स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना, इनमें वाइटल कैपेसिटी हमेशा ज्यादा आती है, क्योंकि इनका ब्रीदिंग रेट बहुत सही होता है। और जो स्मोकर वगैरह होते हैं, जो चेन स्मोकर होते हैं, बीड़ी सिगरेट वगैरह बहुत लेते हैं, उनकी वाइटल कैपेसिटी हमेशा कम आती है, क्योंकि उनके लंग्स कंपैरेटिवली वीक होते हैं। फिर आता है टोटल लंग कैपेसिटी। अब टोटल का मतलब क्या हुआ, टोटल का मतलब हो गया सारा कुछ, टोटल में तो सब आएगा ना फिर। तो टोटल में टीवी प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV, ये कह सकते हो आप लोग, इट इज इक्वल टू टोटल लंग कैपेसिटी। देखो वाइटल कैपेसिटी में हमने RV नहीं डाला, लेकिन जब हम RV भी डाल देंगे तो वो टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगा। तो अनदर फॉर्मूला क्या है, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर देखो FRC है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में क्या क्या आता है, ERV प्लस RV। तो बचा क्या यहाँ पे, बचा यहाँ पे IRV और यहाँ पे बचा TV इज इक्वल टू TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। तो बेटा तीन फॉर्मूले दे दिए मैंने आपको टोटल लंग कैपेसिटी के, या तो आप चारों की चारों वॉल्यूम ऐड कर दो, या फिर आप वाइटल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम ऐड कर दो, या फिर आप फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में IRV प्लस TV ऐड कर दो, तो वो टोटल लंग कैपेसिटी वैसे ही बन जाएगा। तो टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। आपने जोर से सांस लिया, जोर से एक लंबा सांस लिया, जबरदस्ती वाला, बहुत एयर ले लिया आपने अंदर, अब आप रुक जाओ, अभी आप एक्सलेशन नहीं करोगे, अब आप रुक गए। अब जितनी एयर उस टाइम पे आपके लंग्स के अंदर है वो आपकी टोटल लंग कैपेसिटी है। उसमें टीवी है जो आपने नॉर्मल लिया, IRV है जो आपने फोर्सफुली लिया, ERV है जो अभी तक आपने निकाला नहीं है, RV है जो वैसे भी नहीं निकलता। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड टोटल लंग कैपेसिटी। हाँ जी बेटा, this slide is clear to everyone in the class. Put the thumbs up on the screen if the slide is clear. तो ये बेटा वॉल्यूम्स हैं, कैपेसिटीज हैं, ये आपने सीधा लर्न करनी है। इसके क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, डायरेक्ट क्वेश्चंस, बिल्कुल डायरेक्ट, लाइन टू लाइन। तो जैसे बताया है ना लाइन टू लाइन, ऐसे याद करना है आपने इसको। समझ में आ गया, फॉर्मूले अच्छे से याद करो, वैल्यू निकालो। मैंने तीनों की लिख दी है, वाइटल कैपेसिटी का वैल्यू मैंने नहीं लिखा है और TLC का भी नहीं लिखा है। ये जब आप नोट्स बनाओगे तो आप खुद इनको ऐड करके ये वॉल्यूम्स भी वहां पर मेंशन करोगे। पॉइंट समझ में आया। तो ये हो गया आप लोगों के पास रिगार्डिंग द ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड द रेस्पिरेटरी कैपेसिटी।